Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to solve electromagnetic induction chapter with you. Firstly, I will give a brief introduction of what we tend to study in this chapter, and then we can solve the exercise. So this is basically from NCERT only, chapter 6 electromagnetic induction. तो अपन लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, पहले वो इसका इंट्रो ले लेते हैं. देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम सुनते ही सबसे पहला जो अपने दिमाग में आता है, द वर्ड दैट इज फैराडे. फैराडे इज द मैन हु टॉट अस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप ऐसा बोल सकते हो. देखो क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पहले तो अपने को इसके लिए मैग्नेटिज्म आना चाहिए अच्छे से. अब मैग्नेटिज्म आता है तो उसके कंटिन्यूशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके आगे चलता है. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग फैराडे की थ्योरीज पढ़ते हैं. एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, उन्होंने कुछ थ्योरीज एस्टैब्लिश करी थी, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब देखो होता क्या है. जैसे कि फैराडे थे, जो अपने माइकल फैराडे थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर उन्होंने कुछ थ्योरीज निकाली थी. वो मैं आपको थ्योरी बताता हूँ. देखो थ्योरी होती क्या है, सबसे पहले तो जो अपना, चलो मैं ये स्टार्ट करता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स से. ये मैं आपको बताऊंगा बाद में. जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिंपली बी डॉट ए. बी डॉट ए मतलब बी ए इंटू कॉस थीटा. मतलब इसका अगर अपन देखें तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम लोग वैसे रिकॉग्नाइज करें कि होता क्या है, तो ये इट इज नथिंग बट हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू अ सरफेस. उसी को अपन लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ क्या, किसी पर्टिकुलर रीजन से एक टाइम में कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, मतलब उसके अंदर वो कितने मैग्नेटिज्म के अंदर है, उस चीज को अपन लोग जब थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. और उसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा. ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट बी मल्टीप्लाइड बाई ए विच इज बी ए कॉस थीटा. और थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए. मतलब जैसे कि अगर मैं कोई सरफेस बनाऊं, मान लो ऐसे इसमें बना हुआ है, ऐसे मैं स्क्वायर सरफेस है, इसको अच्छा नहीं बना, रुक जाओ. लेट्स से दिस इज आवर सरफेस, दिस 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 एंड दिस. ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे 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 मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, और मेरा एरिया वेक्टर ऐसे होता है. आपको पता है ना एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर किसी को पता ना हो तो मैं बता दूं, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा, इसलिए ये चीज रट लेना. एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. तो ये मेरा सरफेस है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा. तो जो ये एंगल होता है ना, ये आता है cos थीटा में. द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर इज थीटा. सो बी ए cos थीटा इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस. ठीक है, फिर फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन में चलते हैं. तो उन्होंने दो लॉज दिए थे. सबसे पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू अ सर्किट. उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए, तो उस 3 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ लॉ निकालते वो बता रहा हूँ. सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए cos थीटा क्यों होता है, क्योंकि देखो अपन अगर इसको सोचना जाए तो सोच सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस. सो जितना ज्यादा अपना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो वहां से आ जाएगा बी. एरिया क्यों आएगा, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, तो वहां से आ जाएगा ए. और cos थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन देख सकते हैं अगर मेरी लाइंस ऐसे जा रही हैं तो इस सरफेस से कम लाइंस पास होंगी, और वही अगर मेरी लाइंस ऐसे जाती सीधे सीधे एरिया वेक्टर के अलोंग तो उससे ज्यादा लाइंस पास होती. तो इसलिए वो एंगल भी इंपॉर्टेंट है जो बी और ए के बीच में बन रहा है. इसलिए जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसमें बी ए cos थीटा आता है. सो इट इज एन इम्पोर्टेंट टर्म, इसको याद रखना. फिर अपन लोग फैराडे के लॉ पे चलते हैं. तो फैराडे ने बोला था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है सर्किट में, वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है. इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, कोई भी सर्किट है उसमें कहीं से भी वोल्टेज आ रहा है, कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वो किस कारण इंड्यूस होता है, फ्लक्स के चेंज होने के कारण. मान लो इनिशियली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, मान लो इनिशियली आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो बी ए cos थीटा होता है उसमें बी चेंज करें अपन. मान लो इनिशियली 2 था, फाइनली 3 हो गया, तो 2 और 3 के चक्कर में अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बी पे डिपेंड करता है. तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है उस रेट के इक्विवेलेंट ही अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. और नेगेटिव साइन याद रखना, नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी पर नंबर कट जाते हैं, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे लेंजेस लॉ. लेकिन ये साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने को बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो जो अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके अपोजिट है. मतलब जैसे कि जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा
इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राइज टू अपोज द चेंज ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस्ड, मतलब वो फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो फ्लक्स अपने चेंज को अपोज करता है। अपोज करता है इसलिए वो, मान लो अपना करंट किसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा कि वो करंट वापस रिड्यूस हो जाए, मतलब इट ट्राइज टू अपोज द चेंज, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, और ये एक लूप के लिए है, अगर एन लूप्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इसका था। इसके बाद एक क्वेश्चन से ये भी अपन लोग करेंगे। अब आता है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो लेंज लॉ क्या बोलता है, एक मिनट रुको। देखो लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ बोलता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट अपोज इट। ये मैंने भी बताया। क्या, जो अपना नया ईएमएफ आता है, जो नया ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन द डायरेक्शन which tries to oppose the change in magnetic flux, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, उस डायरेक्शन में अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसलिए वो नेगेटिव साइन आता है। मान लो आपका जो करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट बह रहा था, पहले क्लॉकवाइज बह रहा था मान लो, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ईएमएफ क्या जाता है कि वो इंड्यूस ना हो, तो वो उस चेंज को अपोज करता है, इसलिए एक नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो ये सीन होता है थोड़ा सा। ये चीज लेंजेस लॉ में बताई गई है, इसको भी अपन लोग आगे और देखेंगे क्वेश्चंस की मदद से। फिर मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? हाँ, ये ध्यान रखना कि मैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ बोलूंगा, मतलब मैं क्या, सभी बोलते हैं, तो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मोशनल ईएमएफ ऐसा होता है जैसे मान लो ये रॉड है, अगर मैं इसको बनाऊं, इसको मैं बनाता हूँ जैसे कि मान लो ऐसे करके मेरा सिस्टम है, ये मेरी दो रेल्स है, इन दो रेल्स के बीच में मान लो ये कोई रॉड है। ठीक है, ये रॉड ऐसे चल रही है और कुछ समय बाद ये रॉड यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो देखो मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रॉड यहाँ पे आ गई, तो पहले तो था वो सिर्फ इतने एरिया में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो पास हो रही थी। अब क्या हुआ, अब ये वाला एरिया बढ़ गया, तो इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी पास हो रही है, तो क्या हुआ, अपना बी वाले जो अपने मैग्नेटिक फ्लक्स में बी वाला टर्म होता है वो बढ़ गया, तो इस चक्कर में अपना कुछ ईएमएफ आ जाएगा। वापस ईएमएफ की डेफिनेशन लगाते हैं। ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई की जगह मैंने डाल दिया बी इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? एरिया होगा लेंथ एल मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब लेंथ मान लो इसकी लेंथ ये एल है और ये डिस्टेंस इनिशियली एक्स है, तो माइनस बी एल एक्स। और अपने को पता है कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस का मतलब होता है अंदर और डॉट का मतलब होता है बाहर, तो ये याद रखना हमेशा। इस चैप्टर में जब भी क्रॉस आएगा उसका मतलब अंदर और डॉट का मतलब बाहर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है जो अपना एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा इस सिस्टम के, तो क्या तो वो अंदर की तरफ होगा, क्या तो बाहर की तरफ होगा, तो क्या तो cos 0 डिग्री होगा, क्या तो cos 1 डिग्री होगा, तो वो अपने को मैटर नहीं करता, अपने को cos थीटा से हमेशा 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स, अपने को पता है कि अपना एल सेम है बी सेम है, तो बी एल को बाहर ले गए, सिर्फ अपना एक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इनिशियली एक्स था इतना, इनिशियली ये था एक्स, फिर हो गया ये, तो अपना इतना एक्स का चेंज आया ना, तो अपना एक्स चेंज हो रहा है, तो माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी अपने को पता है वेलोसिटी होता है, अपने को सिस्टम में दिया हुआ है कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसका आंसर हो गया बी एल वी। क्यों? क्योंकि डी एक्स बाई डी टी इज माइनस वी, देखो वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो जो अपना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो हुआ है बी एल वी। समझ में आया? तो इस तरीके से जो अपना मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है वी बी एल, मतलब वेलोसिटी ऑफ योर रॉड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ कौन सी? जो वो ट्रेवर्स कर रहा है, मतलब इस एरिया में वो सिर्फ इतनी लेंथ ट्रेवर्स कर रहा है, पी से लेकर क्यू तक की लेंथ, तो वो जो लेंथ ट्रेवर्स कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ दैट रॉड, उसको अपन लोग बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो ये मोशनल ईएमएफ कहानी थी। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद वर्क डन निकालना होगा, तो अपने को पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल अपन ने निकाल लिया वीबीएल, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू, तो उस स्टेप से निकल आएगा वो। ठीक है, तो ये तो हो गया मोशनल ईएमएफ। फिर ये तो एग्जांपल्स है, ये तो पढ़ लेना एक बार, बाकी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो फॉर्म में आ जाएंगे। इंडक्टेंस। अब देखो इंडक्टेंस में क्या होता है? इंडक्टेंस क्या होता है?
जैसे कि इसमें जो लिखा है वो पढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इन विसिनिटी ऑफ फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल. These two situations are described separately in next two subsections. However, in both the cases, the flux through a coil is proportional to the current. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो अपना फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मान लो अपने पास दो कॉइल है, मान लो एक ही कॉइल है, एक कॉइल में जो चेंज हो रहा है वो उस कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है उसको मान लो जैसे कि मैं अगर बना के दिखाऊं तो मान लो ये मेरा कॉइल है, इस कॉइल में मेरा करंट ऐसे बह रहा है, ठीक है. तो अगर इस करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा फ्लक्स भी चेंज होगा. तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. और मान लो वैसे ही मेरा एक यहाँ पे लूप और है. अभी मेरे को पता है मेरी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो ऑब्वियस सी बात है करंट के चेंज होने से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. करंट के चेंज होने से मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. तो जो इस लूप में जो मेरा फ्लक्स है वो भी इस लूप करंट पर डिपेंड कर रहा है. तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरा फ्लक्स होता है वो करंट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है. तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अपन लोग हटाते हैं तो वो फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टू आई होगा. वो जो कांस्टेंट होता है ना उसको अपन लोग बोलते हैं इंडक्टेंस. अब वो कांस्टेंट दो टाइप का हो सकता है, क्या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या तो सेल्फ इंडक्टेंस. अगर एक ही लूप में उस लूप में जो करंट बह रहा है उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस. और वहीं दूसरी ओर किसी लूप में करंट के चेंज होने से किसी दूसरे लूप में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है उसको अपन लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस. कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तब जो फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टू आई आएगा. जो कांस्टेंट होता है उसको अपन लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को अपन लोग इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है. बाकी फिर ये आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये चीजें याद करने की है. इंडक्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी डायमेंशन ये होता है और एसआई यूनिट हेनरी होती है डिनोटेड बाय एच. तो ये सब याद कर लेना क्योंकि ये सब भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है. अभी अब जैसे मैं बोला दो चीज, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, तो वही मैं बताया था. अगर अपन ऐसा है कि अपना एक कॉइल में करंट चेंज से दूसरे कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है तो उस केस में आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. उस केस में बस एक चेंज आएगा कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई में अपन लोग लिख देंगे फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस. और म्यूचुअल इंडक्टेंस केस में हो जाएगा फाई इज इक्वल टू एम आई, वेयर एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो अभी ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि एल आई कब लिखेंगे, एम आई कब लिखेंगे. वो जब क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा अपने आप को. और म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक प्रॉपर्टी और होती है ये वाली कि मान लो तुम्हारे पास दो लूप है और एक लूप में तुम करंट चेंज कर रहे हो तो दूसरे लूप में कुछ फ्लक्स इंड्यूस होगा. तो एक लूप में करंट चेंज करने की वजह से दूसरे लूप में फ्लक्स इंड्यूस होगा. उसके चक्कर में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम आएगा वही चीज दूसरे के लिए भी होगी. मतलब दूसरे वाले लूप में करंट चेंज करेंगे और जो पहले वाले लूप में फ्लक्स आएगा उसके लिए एम और पहले वाले के लिए एम, दोनों के लिए एम सेम आएगा. इसको अपन लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि M12 इज इक्वल टू M21. मतलब अपन किसी भी लूप में करंट चेंज करें लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है. तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है. सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली कहानी वही है कि जो अपना फ्लक्स है वो करंट पे डिपेंड करता है. अगर सेम लूप में करंट चेंज हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस. अगर किसी दूसरे लूप में करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से किसी और लूप में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी थी. इसके बाद ये सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, वो चीज मैंने बताई N इज इक्वल टू एल आई. फिर ईएमएफ को अपन सकते हैं, ईएमएफ को लिखते हैं, ईएमएफ को लिखते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी. और अगर एन लूप से तो माइनस डी एन फाई बाई डी टी. एन तो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लो और डी फाई बाई डी टी में फाई की जगह एल आई डाल दो तो क्या हो जाएगा, एल कांस्टेंट है. हाँ ये ध्यान रखना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो अपना सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है. इसका मतलब वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है. तो उसको अपन लोग बाहर निकाल सकते हैं. बचेगा क्या, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो सिर्फ आई बचेगा. सो डी आई बाई डी टी. सो ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी. और म्यूचुअल इंडक्टेंस केस हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी, ठीक है. तो ये चीजें थी. इसके बाद वही सब चीजें लिखी हुई हैं. हाँ, जो अपने से अपन ने पढ़ा होगा कैपेसिटर में जो वर्क डन होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर. रेजिस्टेंस चक्कर में जो वर्क डन होता है वो होता है रेजिस्टेंस में जो हीट डिसिपेट होती है वो अपन ने पढ़ी होगी, आई स्क्वायर आर टी होता है एनर्जी और पावर होती है आई स्क्वायर आर. वैसे ही जो वर्क डन इंडक्टर के केस में होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है.
फिर यहाँ पे आ जाता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक पूरा अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, तो कि जब अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको ही समझाता हूँ, क्योंकि इसको तब समझाना अच्छा रहेगा, तभी तब मेरे को समझ में आएगा ढंग से। ठीक है, एक बार मैं ऐसे आपको ब्रीफ दे देता हूँ एसी जनरेटर का होता क्या है, बाद में जब क्वेश्चन आएगा तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इन एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या होता है, अपन लोग जैसे अपन ध्यान होगा घर में जो अपने जनरेटर्स होते हैं उसमें अपन लोग एक बल्ब आउट होता है सिस्टम, उसको हम लोग किसी सिस्टम को वैसे घुमाते हैं हाथ से, तो अपन लोग हाथ से घुमा रहे हैं उसको, तो अपन लोग मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, और उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है, अपना जनरेटर चालू हो जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है अपने मैकेनिकल एनर्जी को। मतलब जो एनर्जी अपन ने लगाई मैकेनिकल एनर्जी, वो उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली काम होता है इस जनरेटर का। और ये किस प्रिंसिपल से करता है, ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से। अपने को पता है जो अपना ईएमएफ होता है वो होता है बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी, जो मैंने आपको बताया अभी। यहाँ कॉस थीटा, एन लूप्स होंगे तो एन भी है कॉस थीटा। ठीक है, अभी अपने को क्या बोला है, अपने को निकाल, ये तो अपना हो गया फ्लक्स। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, तो एन बी है तो कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा को अपन लोग ने लिख लिया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ये अपन ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने थीटा को ओमेगा टी लिया है। ये भी अपन सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो ओमेगा टी के बराबर होता है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। और यहाँ पे मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को लिख दिया है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एसी जनरेटर का ईएमएफ निकलता है। बेसिकली मेन चीज जो इम्पोर्टेंट है वो यही इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अपने को जब भी एसी जनरेटर पे सवाल आएगा तो अपने को ये चीज दी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग उसको सॉल्व करेंगे। फिर ये कुछ सिंबल्स होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई, ईएमएफ का ई स्मॉल ई, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैपिटल एम, सेल्फ इंडक्टेंस का कैपिटल एल, फिर इसके यूनिट। अगर आपने ये वाली टेबल याद कर ली तो आपका चैप्टर बेसिकली तो सॉल्व हो गया। मतलब यही चार ऐसी चीजें जो अपने को बार बार घुमा फिरा के पूछी जाएगी, अपने को बार बार अपना जो आंसर लाना है वो इन्हीं टर्म्स में लाना है। सो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन लोग चलते हैं एक्सरसाइजेस पे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं 6.1 से। Taking the direction of induced current in the situations described by the following figures A to F। ठीक है, तो उसको करते हैं सॉल्व। ए में बोला है कि मेरा साउथ टू नॉर्थ आ रहा है। देखो साउथ अगर पास में आ रहा है तो क्या होगा ना, क्योंकि मेरा साउथ पास आ रहा है, अपने को पता है साउथ डिटरमाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरा करंट ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि ये मेरा पी वाला जो सिस्टम आ रहा है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे करके फाइनली वो क्यू में जा रहा है, मतलब इस तरीके से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं अपना जो करंट है वो मैं क्लॉकवाइज दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं साउथ को पास ले रहा हूँ तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इधर जा रही है इधर जा रही है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। और ये अपन ने पढ़ा है कि जब अपनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, मतलब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं बिना डायग्राम के, मतलब ये आपको पूरी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो दिखाना पड़ेगा, मतलब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। फिर भी आप इसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैं साउथ को पास लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं साउथ को पास लेके आ रहा हूँ तो जो मेरा लूप में करंट इंड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। वो एक्चुअली, चलो इसको मैं ऐसे देखो, जब क्या होता है, जब अपन लोग साउथ को पास में लेके आ रहे हैं तब इसमें अपने को एक करंट इंड्यूस होगा, वो क्यू आर पी क्यू की तरफ होगा, मतलब ऐसे फ्लो करेगा, क्यू आर पी क्यू, मतलब ऐसे सिस्टम ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे करंट के फ्लो करने से अपन देख रहे हैं, अपने ऐसे करंट के फ्लो करने से करंट फ्लो करेगा, इसमें ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, तो अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी तब उसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो वो बाहर की तरफ जाएगी, और साउथ के चक्कर में वो अंदर की तरफ आ रही है, तो बेसिकली वो एक दूसरे को अपोज कर रही है। तो उस तरीके से अपन लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसको अपन लोग जब थोड़ा सोचेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसका मैं आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर क्यू आर पी क्यू होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर जाएगा इस लूप में। ठीक है, सेम गोस विद बी। बी में कैसे फ्लो करेगा, बी में फ्लो करेगा ऐसे, क्योंकि अपन इसको पास में ला रहे हैं तो इसमें ऐसे फ्लो करेगा पी आर क्यू पी के अलॉन्ग, पी आर क्यू पी के अलॉन्ग। ठीक है, तो इसके मैं आंसर्स लिख देता हूँ सीधे एक बार, क्योंकि इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा करके। जो ए वाला है उसमें तो फ्लो करेगा अलॉन्ग क्यू आर पी क्यू, क्यू आर पी क्यू। ठीक है,
जो बी वाला है उसमें होगा PRQP, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। PRQP समझ में आया ना मैं क्यों कर रहा हूँ? मतलब इसको अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि सी वाला पार्ट है, तो उसमें कैसे फ्लो करेगा? उसमें देखो, क्योंकि मेरा टैपिंग क्योंकि मैंने क्लोज करी तो मेरा अचानक से करंट बढ़ गया। करंट कैसे बढ़ गया? करंट बढ़ गया इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट बढ़ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ घुमाओगे तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होगी इस तरफ, मतलब बाहर की तरफ, मतलब इस लूप की तरफ ऐसे करके जा रही होंगी। तो मैं चाहूंगा कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी भी आ जाए ताकि इनिशियल वाली चीज जो है वापस बन जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरा जो लूप है वाई एक्जेक्ट, उससे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है टैपिंग की वाली लूप की तरफ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आ जाए जो इस वाई एक्जेक्ट लूप से बाहर निकले लेकिन टैपिंग की वाली लूप के अपोजिट निकले। तो वो कब होगा? वो तब होगा जब मैं इस लूप में करंट दोहराऊंगा वाई जेड एक्स वाई की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे वाई जेड एक्स वाई। समझ में आया? तो जब मैं वाई जेड एक्स वाई की डायरेक्शन में करंट दोहराऊंगा तब मेरा जो करंट आएगा वो जो जब मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी वो जो मेरी इंड्यूस हुई है उसको अपोज करेंगी। मतलब इसको भी अपन लोग राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई जेड एक्स वाई। ठीक है, इसी तरीके से डी पार्ट में अपना आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट में इसका आंसर इसका जस्ट अपोजिट एक्स जेड। ई पार्ट में क्या होगा? ई पार्ट में ऐसे जा रहा है, फिर मैंने टैपिंग की वो क्लोज की तो इस डायरेक्शन में करंट बढ़ेगा। तो अपना जो करंट आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक्स आर वाई एक्स के लॉन्ग। ठीक है, और जो तो लास्ट पार्ट है एफ, उसमें क्या आएगा? लास्ट पार्ट में तो लास्ट पार्ट में तो कोई कुछ आएगा ही नहीं ना, क्योंकि अपने करंट जा रहा है ऐसे। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो करंट डायरेक्शन में अपने थंब को ले जाओ तो जो अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगी ना वो फिंगर्स कर्ल करेंगी इस लूप के लॉन्ग ही। तो इस लूप के अंदर से अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। अपन लोग फ्लक्स को कब देखते हैं? फ्लक्स को अपन लोग तब देखते हैं जब वो कोई लूप के अंदर से पास हो रही हो। जो लेकिन इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तो कर्व के अलॉन्ग ही आ रही है, मतलब कर्व के पैरेलल पास हो रही है, कर्व के अंदर से तो कोई पास ही नहीं हो रही। तो इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो इस केस में नो करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, नो करंट इज इंड्यूस्ड। ये इस केस की कहानी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी लेनस लॉ का सवाल है। क्या बोल रहा है? एक काम करता हूँ, इसको भी मैं छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें मुझको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है, इसको आप लोग करना। ये बेसिकली वैसे सॉल्व होगा जैसे मैंने अभी तक किया था। यूजिंग लेंस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब इससे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी तब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये चाहेगा कि वो उस चीज को अपोज करे, तो वो अपने एरिया को बढ़ाएगा जिससे कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। और वही दूसरी केस में आए सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। क्यों? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि अपने को इनिशियली तो अपने को कोई अपने इनिशियली तो अपने पास कुछ था ही नहीं, अचानक से अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो वो क्या चाहेगा कि वो उस फ्लक्स को कम से कम करने की कोशिश करे। कम से कम कैसे कर सकता है? बाय रिड्यूसिंग इट्स एरिया। तो ऑब्वियसली वही बात है कि अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो अपना कोई लूप है, उससे इनिशियली कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, फ्लक्स पास कर रहा था, लेकिन अपन ने क्या किया, उसको उस सिस्टम से हटा के किसी और सिस्टम में डाल दिया और अपन ने लूप को छोटा कर दिया। तो अपन लोग क्या चाहेंगे? अपन लोग चाहेंगे कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स वापस गेन हो जाए। तो कोई भी लूप को अगर अपन लोग किसी मैग्नेटिक एरिया में लगता है तो वो सर्कल सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्कल का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया नहीं सिर्फ एरिया, वो सबसे बड़ा होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सर्कल की जो ज्योमेट्री होती है वो सिमेट्रिकल होती है। तो इसका बहुत ही बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है कि जो सर्कल की ज्योमेट्री होती है वो बाकी सभी शेप से सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होती है। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास तभी उससे होंगी जब वो सर्कल की ज्योमेट्री में होगा, इसलिए सर्कल में चले जाएगा। सेम गोस विद दिस वन। तो इट इज नॉट टफ, यू हैव टू जस्ट इमेजिन एंड सॉल्व इट। बाकी अब मैं 6.3 से ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसमें अपने को इसमें अपन लोग लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। 6.3, a long solenoid with 15 turns, number of turns कितने दिए हमें? नंबर ऑफ टर्न्स 15 है। फिर मुझे बोला है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अच्छा, 15 पर सेंटीमीटर।
ठीक है। तो अगर मेरे को पर मीटर निकालने हो तो पर मीटर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे सेकंड में बात करनी है। तो हो जाएगा 1500 टर्न्स पर मीटर, है ना, क्योंकि अपने को पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 15 इंटू 100 1500 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है एरिया। एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर मुझे दिया हुआ है, इसको भी पहले मैं फिल करता हूँ, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, और क्या दिया हुआ है, चेंजिंग करंट दिया हुआ है DI, मतलब जो मुझे DI दिया हुआ है चेंजिंग करंट, वो कितना दिया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर्स, ठीक है। तो मुझे क्या दिया हुआ है, फिर मुझे दिया हुआ है कितने टाइम में चेंज हो रहा है, मतलब DT दिया हुआ है, DT कितना दिया हुआ है 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। तो बस तुम्हें विषय समझ में मिल गया। अब मैं बस EMF की डेफिनेशन लिखता हूँ। EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव को मैं लिखता हूँ फ्लक्स, डिवाइड बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी फ्लक्स डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो माइनस डी फ्लक्स डिवाइड बाई डी टी में क्या करूंगा, जो मेरा फ्लक्स होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। इस केस में अपने को थीटा तो दिया हुआ नहीं है, तो अपन लोग कॉस थीटा को तो 1 मान के चलेंगे, उसको हटा देंगे। तो अपने को लिखना है माइनस बी ए कॉस थीटा, और अपन लोग बी को लिख लेंगे म्यू नॉट एन आई, क्योंकि अपने को पता है ये अपन लोग मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो फ्लक्स जो सोलिनॉइड के केस में जो बी का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है। तो ये हो जाएगा माइनस डी ऑफ म्यू नॉट एन आई, ये तो हो गया बी, मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए डिवाइड बाय डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, वापस वही बात, अपना म्यू नॉट कॉन्स्टेंट तो बाहर जाएगा, माइनस म्यू नॉट कॉन्स्टेंट तो बाहर जाएगा, एन भी कॉन्स्टेंट है, एरिया भी कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिर्फ डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अपने को पता है जो म्यू नॉट होता है वो होता है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई n नंबर ऑफ टर्न्स, वो है कितने, नंबर ऑफ टर्न्स 1500 मल्टीप्लाइड बाई एरिया है 2 इंटू 10 पावर -4, 2 इंटू 10 पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.1, 2 इज डी आई डिवाइड बाई डी टी विच इज 0.1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मेरा फाइनल आंसर आएगा, वो कुछ इस टाइप का आएगा 7.54 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली जो अपना EMF का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी वो लगाया है, फिर मैंने फाइव की जगह डाला म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि सॉलिनॉइड के केस में जो बी का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, तो वो मैंने डाला, उसको ए से मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा कि मेरा म्यू नॉट एन और ए तो कॉन्स्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाई डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी मैंने डी आई और डी टी डाला, तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.1, वहां से अपने पास फाइनल EMF आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 4 में दिया हुआ है रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic flux of magnitude 0.3 टेस्ला, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। What is the EMF induced across the cut if the velocity of the loop is this in a direction normal to the longer side or B shorter side? For how long does the induced voltage last in each case? ठीक है, पहले तो जो दिया है वो लिखते हैं। लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, मतलब 0.08 मीटर्स, ठीक है। और मुझे दिया हुआ है विथ
जो विड्थ दी हुई है वो भी दी हुई है, विड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, इसका एक काम करता हूँ, पहले मैं इससे एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समथिंग अराउंड 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया। तो मुझे बी दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 0.3 टेस्ला। हाँ ये ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वैसे तो ये अपन लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर में, लेकिन उसकी यूनिट टेस्ला होती है, किसको ध्यान ना हो तो बता देता हूँ। और फिर अपने को दी हुई है वेलोसिटी ऑफ लूप, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब पहले केस में मुझे बोला है कि ईएमएफ इन डेवलपमेंट को करना है लॉन्गर साइड के लॉन्ग, बात तो वही है, फॉर्मूला तो वही लगेगा क्या, मोशनल ईएमएफ वाला जो मैंने आपको बताया था BLV। इस केस में बी है 0.3। अब देखो एल किस पे डिपेंड करता है, एल डिपेंड करेगा साइड पे। इस केस में अपन लोग ले रहे हैं लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कौन सी है, अपने को दिख रहा है कि लेंथ लॉन्गर है 0.08 है, वेट 0.02 है, तो इस केस में अपन लोग एल लेंगे 0.08 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v जो अपने को दिया हुआ है 0.01। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -4 वोल्ट्स, 10 पावर -4 वोल्ट्स। ठीक है, पहली चीज। बी पार्ट में मुझसे बोला लॉन्ग शॉर्टर साइड, फॉर्मूला तो वही होगा BLV। ठीक है, सॉरी BLV, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा वापस, बी तो होता ही रहेगा 0.3, बस एल हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई वी, और वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी तो होता ही रहेगा 0.01, बस जो चेंज होगा वो साइड की लेंथ चेंज होगी। कितना, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -4 वोल्ट्स, 10 पावर -4 वोल्ट्स, सिंपल। ठीक है, फिर मुझसे क्या बोला था, फिर मुझसे बोला था फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट, कब तक लास्ट करेगा, सिंपल है ये तो। सो टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। पहले वाले केस में डिस्टेंस होगा, जो पहले वाले केस में जो अपना ट्रेवल्स कर रहा है वो ट्रेवल्स कर रहा है लेंथ के अलाउंग, क्योंकि लॉन्गर साइड है, तो उसको कवर कितना करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा जितनी उसकी ब्रेथ है, मतलब समझे, मतलब इसके मैंने उस केस में बना के दिखाया था ना आपको। इससे देखो, मान लो ये मेरा लूप है और उसमें मैं ट्रेवल्स कर रहा हूँ लेंथ के लॉन्ग, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कितना एरिया कवर करना है, मुझे इतना एरिया कवर करना है, क्योंकि मैंने लिया है लेंथ एल के बराबर, तो मुझे ब्रेथ बी कवर करनी है, और वही अगर मैं ऐसे लेता तो मैं ऐसे जा रहा होता, तो मुझे कितना कवर करना पड़ता, फिर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कवर करना पड़ता। तो लेंथ के केस में मुझे ब्रेथ कवर करनी है और ब्रेथ के केस में मुझे लेंथ कवर करनी है। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू, पहले वाले केस में ए वाले केस में कितना हो जाएगा, ब्रेथ मतलब 0.02 डिवाइड बाय वेलोसिटी विच इज 0.01, तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, और वही बी के केस में क्या होगा, ये ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, लेंथ की जगह लेंथ ले लेते हैं, वो गलत है। इस केस में हो जाएगा 0.08 डिवाइड बाय 0.01, ना हो जाएगा 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले सिंपल ही था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या बोला मुझसे, a 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 meters per second about an axis normal to the rod passing through its one end. अपने को ओमेगा दिया हुआ है, अपने को लेंथ दी हुई है, the other end of the rod is in contact with a circular metallic ring, a constant axis everywhere,
कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस, वापस वही चीज अपन वही करेंगे, माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव की जगह रखेंगे अपन लोग बी मल्टीप्लाइड बाई ए, और फिर अपन लोग वैसे वहां से सॉल्व कर लेंगे। तो सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमें 6.3 और 6.4 में क्या था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको मैं लीव कर रहा हूँ क्योंकि सेम है। तो मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बोला है अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग extending from east to west is falling with speed of 5 meter per second at the right angles. Okay, इसमें एंगल इन्वॉल्व है। To the horizontal component of Earth's magnetic field this much. What is the instantaneous value of EMF induced in the wire? तो ये वाला करते हैं। आपने पता जो EMF इंड्यूस होता है वो होता है BLV, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा B, कितना हो जाएगा, B हो जाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई L, L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है अपने को 10 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई V कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अपने को सॉल्व करने पे जो EMF आता है वो आ जाएगा समथिंग अराउंड 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 3 वोल्ट्स, 10 पावर माइनस 3 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। फिर मुझसे पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, वापस अपन लोग इसमें राइट हैंड रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अपने को बोला है क्या, अपने को बोला है क्वेश्चन में कि इनिशियली वो ईस्ट टू वेस्ट था। तो मैंने आपको बताया जब भी ईएमएफ इंड्यूस होता है इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द चेंज। तो इनिशियली अगर वो ईस्ट टू वेस्ट था तो जो अपना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो वेस्ट टू ईस्ट आएगा, टू अपोज द चेंज। सिंपल है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। फिर सी पार्ट में क्या बोला मुझसे, सी पार्ट में मुझसे पूछा है which end of the wire is at high electric potential। ऑब्वियसली बात है क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रहा है तो ईस्टर्न एंड जो है हाई पोटेंशियल पे होगा। ये तो सिंपल पोलैरिटी का क्वेश्चन था जो अपन लोग करंट में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। 7th वाले में चलते हैं। 7th वाले में क्या बोला है, current in a circuit falls from 5 ampere to 0.0 ampere in 0.1 second, वापस DI और DT दिया हुआ है। if the average EMF दिया हुआ है, given estimate of self inductance of the circuit। ओके, तो वापस वही लिखेंगे E is equal to d flux by dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, केस में इंड्यूस, केस में सेल्फ इंडक्टेंस की बात करी गई है। सेल्फ इंडक्टेंस के केस मैंने भी आपको बताया था, ये बन जाता है L टाइम्स डी आई बाई डी टी, क्योंकि मैं फ्लक्स को लिखता हूँ एल आई और L कॉन्स्टेंट था तो वो बाहर जाता है, बचेगा L डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये EMF के बराबर है, दिस थिंग इज इक्वल टू EMF। मुझे निकालना है L, तो यहाँ से मेरा L हो जाएगा E टाइम्स E डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। बस हमने को सब कुछ दिया हुआ है, मेरे को सिर्फ इसे सॉल्व करना है। E डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये कितना है, इंड्यूस्ड EMF मुझे दिया हुआ है 200 वोल्ट्स, डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी कितना है, डी आई है 5 एम्पियर, क्योंकि 5 से 0 में जा रहा है एक्चुअली -5 है, लेकिन अपने को साइंस से मतलब नहीं है क्योंकि जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड देखते हैं अपन लोग उस केस में। तो 5 से 0 एम्पियर जा रहा है तो 5 एम्पियर का चेंज कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करने का अपने पास आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 5 मतलब 4 हेनरी अपना आंसर हो जाएगा। तो 4 हेनरी इज अवर आंसर, सिंपल। मैंने क्या किया, मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ था उसको मैंने एल डी आई बाई डी टी को बराबर किया, एल मुझे निकालना था तो मैंने निकाला E अपॉन डी आई बाई डी टी। E मुझे दिया हुआ था, डी आई मुझे दिया हुआ था, डी टी मुझे दिया हुआ था, वहां से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। बस फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया 4 हेनरी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये सॉल्व हो गया। फिर अपन लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है,
म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है 5 हेनरी का, ठीक है। फिर मुझे दिया हुआ है क्या, मुझे दिया हुआ है करंट दिया हुआ है 0 एम्पेयर से 20 एम्पेयर। तो वापस मुझे डी आई दिया हुआ है, डी आई कितना दिया हुआ है 0 एम्पेयर से 20 एम्पेयर। तो जो मेरा चेंज है वो है 20 माइनस 0 मतलब 20 एम्पेयर का, ठीक है। और कितने टाइम में है, 0.5 सेकेंड्स में, 0.5 सेकेंड्स में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे डी आई डी सब कुछ मिल गया, मेरे को निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें लगाऊंगा E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। उसको मैं लिख दूंगा क्या, उसको मैं लिख दूंगा M टाइम्स डी आई बाई डी टी वापस। क्यों, क्योंकि जो मेरा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा एम आई, और M कॉन्स्टेंट वो बाहर जाएगा, तो मेरे पास सोचेगा M टाइम्स डी आई बाई डी टी। मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, मुझे निकालना है चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, तो इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ जी फ्लक्स बाय डी टी के। ये चीज तो है एम डी आई बाई डी टी, तो यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा डी ऑफ फ्लक्स मतलब चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू एम टाइम्स डी आई। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम है 1.5, एम है 5 मल्टीप्लाइड बाई कुछ गलती कर क्या, अरे सॉरी 1.5 नहीं है 1.5 दिया हुआ, वही मैं सोचूं क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई अवर डी आई विच इज 20। तो यहाँ से अपने पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा चेंज इन फ्लक्स। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डी आई बाई टी लिखा है और एक और चीज इसकी यूनिट लिखता हूँ जो फ्लक्स की यूनिट होती है। वैसे तो अपनी इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तो बताता हूँ। जो फ्लक्स की यूनिट होती है वो वेबर होती है, उसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या किया, तो वाले क्वेश्चन में मैंने निकाला था सेल्फ इंडक्टेंस, इस वाले केस में मैंने लगाया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, डी टी कैंसिल हो गया, एम डी आई इज इक्वल टू डी फ्लक्स और एम मुझे दिया हुआ था, डी आई मुझे दिया हुआ था, वहां से मैंने चेंज इन फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। देखो ये एज सच तो टफ नहीं था, मतलब टफ तो बिल्कुल भी नहीं था, बस ये वाले क्वेश्चंस में अपने को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। बस ये चीज ध्यान रखना कि जो लेंस लॉ होता है वो हमेशा ट्राई करता है चेंज को अपोज करने की, मतलब जो उसमें चेंज हो रहा है वो उसको अपोज करेगा, उसके बिना उसमें चेंज, मतलब ऐसा मान लो कि आपका इनिशियली करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ को कम करने के लिए वो हो सकता है एरिया अपना रिड्यूस कर ले, हो सकता है आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर ले, हो सकता है एंगल कम कर ले, कुछ भी करके वो ऐसा चाहेगा कि वो अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ को कम करना चाहे। ये बेसिकली फैराडेज लॉ है, ये लेंस लॉ है। अपने को जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करना है, बस ये बात है। जब तक अपन लोग चेंज को अपोज नहीं करते तब तक अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, अपने को ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी फिर अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा, उसके लिए अपन ने एल डी आई बाई डी टी और एम डी आई बाई डी टी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज बच रही है, वो है एसी जनरेटर की वर्किंग, तो वो भी मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, एसी जनरेटर में अपन लोग एसी जनरेटर में क्या होता है, दो बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, उसके बीच में अपन लोग एक कॉइल को रोटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो द प्लेन ऑफ आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपन लोग बोलते हैं आर्मेचर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, नॉर्थ और साउथ पोल उसके परपेंडिकुलर है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस कॉइल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो 90 डिग्री रोटेट करने से क्या हुआ, जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो तो अभी भी वैसे जा रही है, लेकिन पहले जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो लूप को क्रॉस करी थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप के पैरेलल हो गई, ठीक है। फिर मैंने इसको वापस 90 डिग्री रोटेट किया तो वापस ऐसे हो गया, फिर वापस ऐसे करके ये बार बार रोटेट होती रहती है नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में रोटेट होती रहती है, और रोटेट होने के कारण इसमें जो है कभी फ्लक्स जीरो होता है, फिर कभी वापस मैक्सिमम हो जाता है। जीरो कब होता है, जीरो तब होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल आपस में पैरेलल हो जाते हैं, और मैक्सिमम कब हो जाता है जब वो दोनों 90 डिग्री पे हो जाते हैं, क्योंकि जब 90 डिग्री पे होंगे तभी तो उसके अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और बीच के केसेस में वो हमेशा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जब भी होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डोलता रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वो ना बी की वजह से चेंज होता है ना एरिया की वजह से चेंज होता है, वो सिर्फ थीटा की वजह से होता है। क्यों, बी तो कांस्टेंट रहता है, एरिया भी कांस्टेंट रहता है लूप का,
सिर्फ थीटा बदलता रहता है, कभी 0 फिर 90 डिग्री, उसके बीच के सारे एंगल्स, फिर 180 डिग्री, फिर 270, फिर 360, ऐसे करके जो अपने लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एंगल है वो चेंज होता रहता है। करंट फ्लक्स चेंज होगा, उसके कारण फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस कहाँ से आ रहा है, मतलब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी आती है जो अपन लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसके चक्कर में लूप घूमता है। मतलब कोई भी आपसे पूछेगा तो सबसे पहले ये पूछेगा कि वाई इज द लूप रोटेटिंग, मतलब लूप क्यों रोटेट हो रहा है। ऑब्वियसली मतलब लूप इसलिए रोटेट हो रहा है क्योंकि अपन लोग उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप इसलिए रोटेट हो रहा है क्योंकि अपन उसको कोई एनर्जी दे रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो मैकेनिकल एनर्जी अपन लोग प्रोवाइड करते हैं वहां से आती है। तो इससे इस सेंस में वो लूप घूमता है। और फिर इसका फॉर्मूला वही होता है, फ्लक्स का बी ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो घूम रहा है मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। फिर अपने को फ्लक्स निकालना है तो अपन लोग बी ए कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बी, जैसे मैंने बोला बी और ए कांस्टेंट और बी और ए बाहर जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी इज ओमेगा टाइम्स साइन ओमेगा टी, और ओमेगा को अपन लोग लिख देंगे 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने रोटेशन वो ले रहा है 1 सेकंड में। तो वहां से अपने पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो ये बेसिकली एसी जनरेटर की वर्किंग है। ये वही जनरेटर है जो अपने घर में लगा रहता है, जिसको अपन लोग रोटेट करते हैं तो वो चालू होता है। तो ये उसकी वर्किंग है। बाकी ऐसा चैप्टर इतना मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। मतलब इससे 2 सवाल एग्जाम में पक्का आते हैं, तो इसको अपन लोग मास्टर कर सकते हैं। बस अपने को फैराडेस लॉ और लेंज लॉ पता होना चाहिए क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो सब पता होना चाहिए, मोशनल ईएमएफ क्या होता है उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और सबसे बेसिक थिंग्स यूनिट्स और उनकी डायमेंशंस। अगर अपने को इतना आता है देन वी कैन इजीली गो थ्रू दिस चैप्टर एंड सॉल्व इट। बाकी मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया है। कोई डाउट हो तो एक बार इसको रिविजिट कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।